तुम गरीब लोग सच में किसी लायक नहीं हो। गलती मेरी ही है जो तुम लोगों पर भरोसा किया मैंने। मुझे किसी प्रोफेशनल को ही हायर करना चाहिए था। ये है विशाखा, जो शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन विक्रांत रहेजा की इकलौती बेटी थी और फिलहाल अपने घर के नौकरों को लाइन में खड़ा करके बुरी तरह से जलील कर रही थी। ठीक इसी वक्त विशाखा के पिता विक्रांत वहां पहुंच गए और उन्होंने विशाखा से पूछा, विशु, व्हाट आर यू डूइंग? क्यों इन सबको डांट रही हो? शुक्र कीजिए डैड कि मैं इन्हें सिर्फ डांट रही हूँ, वरना गुस्सा तो मुझे इतना आ रहा है कि अभी के अभी इन सबको यहाँ से बाहर निकाल दूं। ये दो कौड़ी के लोग, एक्चुअली हमारे घर में खड़े होने की भी औकात नहीं है इनकी। वो तुम डिसाइड नहीं करोगी, मुझे बस ये बताओ कि इन लोगों से गलती क्या हुई है? डैड, इन सब की वजह से आज मुझे आपकी बेटी को अपनी फ्रेंड्स के सामने एम्बैरेस होना पड़ा। आज मैंने घर पर पार्टी रखी थी, इन सबको पहले पूरा मेन्यू समझा दिया था मैंने, एंड यू कांट बिलीव डैड कि नमूनों ने क्या किया। इटालियन डिशेस की जगह पता नहीं क्या बनाकर ले आए। वो पिज्जा, ओ माय गॉड, कितना बकवास था वो। और वो लजानिया, उसमें तो लेयर्स ही नहीं थी। ताई, अपने विशाखा को पहले ही क्यों नहीं बोला कि आप सबको वो डिशेस बनानी नहीं आती थी? वो साहब, हम डर गए थे कि कहीं बीबी जी नाराज ना हो जाए, बस इसीलिए कुछ बोल नहीं पाए। तो अब क्या तुम्हें शाबाशी दे रही हूं मैं? बेवकूफ औरत, पहले ही बता देती तो कम से कम मैं खाना बाहर से ऑर्डर कर लेती। विशाखा, बस बहुत हो गया। जमुना ताई से तुम इस तरह से बात नहीं कर सकती। सॉरी बोलो उन्हें। What are you saying, Dad? मैं और इस फटीचर औरत से माफी मांगू? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। ये कहकर विशाखा वहां से चली गई। विक्रांत रहेजा ने सभी नौकरों से माफी मांगी और फिर वो भी अपने कमरे में चले गए। दरअसल विशाखा के जन्म के साथ ही उसकी माँ की मौत हो गई थी, इसलिए ना तो उसे कभी माँ का प्यार मिल सका और ना ही फटकार। वो हमेशा हॉस्टल में रही और फिर एमबीए करने के लिए विदेश चली गई। और अब वापस लौटकर उसे लगता था कि उसके पापा के सारे बिजनेस की इकलौती मालकिन वही है। लेकिन फिर एक दिन, डैड, व्हाट इज दिस? वो मैनेजर मुझसे बोल रहा है कि डील फाइनल तभी होगी जब आप पेपर साइन करोगे। हाँ, तो इसमें गलत क्या कहा उसने? बट डैड, मैं आपकी बेटी हूं और आगे चलकर मुझे ही तो सब संभालना है। बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन तुम ये सब अच्छे से संभाल पाओगी या नहीं, ये मैं कैसे तय करूं? डैड, मैंने लंदन से एमबीए किया है, टॉप रैंकर थी मैं वहां की, और आप मेरी कैपेबिलिटीज पर डाउट कर रहे हो। मैं मानता हूं कि एकेडमिक्स में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, बट प्रैक्टिकली एक बिजनेस कैसे मैनेज किया जाता है ये अभी तुम्हें सीखना होगा। मेरी मानो तो तुम कुछ दिनों तक मेहरा जी के अंडर इंटर्नशिप करो और फिर। व्हाट? मैं और उस आउटडेटेड आदमी के अंडर काम सीखूं? डैड, इट्स माई इंसल्ट, आई एम नॉट टेकिंग इट। देन तुम्हें मेरे बिजनेस में वो पोजीशन भी नहीं मिलेगी जो तुम चाहती हो, और वो फैसिलिटीज भी नहीं जो तुम्हें मेरी बेटी होने के नाते अभी तक मिल रही थी। बात साफ है बेटा, यू हैव टू अर्न योर पोजीशन। डैड, ये मेरे लिए उतना भी मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपसे तभी मिलूंगी जब मेरे पास अपनी आइडेंटिटी और अपना खुद का बिजनेस कार्ड होगा। अब बात विशाखा की सेल्फ रिस्पेक्ट की थी, लेकिन ये सब जितना आसान उसने समझा था उतना था नहीं। विशाखा ने जितने भी क्लाइंट से बात की उन सभी ने उसके साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो सभी विक्रांत रहेजा के नाम के साथ थे, जो अब विशाखा के साथ नहीं था। लेकिन विशाखा ने भी हार नहीं मानी और कोशिश करती रही। उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था और एक छोटा फ्लैट किराए पर लेकर रह रही थी। लेकिन जब पैसों की तंगी बढ़ गई तो उसे वो फ्लैट भी छोड़ना पड़ा। नौबत ये हो गई कि हर चीज में नखरे दिखाने वाली विशाखा अब पेट भर खाने को भी तरस रही थी। लेकिन फिर एक दिन, अरे बीबी जी, आप यहाँ? अब आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी नहीं है अब मेरे पास, और सच बताओ तो घर भी नहीं है, और खाना वो भी नहीं खाया कल से। ये कहकर विशाखा रोने लगी तो जमुना ताई को उस पर दया आ गई और उन्होंने विशाखा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अरे ऐसे कैसे? अब आप मेरे साथ चलो बीबी जी। जमुना ताई विशाखा को अपने साथ अपने घर लेकर गई। वहां सबसे पहले उन्होंने विशाखा के सामने खाने की थाली रखी, जिसे पलक झपकते ही विशाखा ने साफ कर दिया और फिर बस
अब बहुत हो गया बीबी जी, मैं जाकर साहब से बात करूंगी, उन्हें आपकी बात माननी ही पड़ेगी। नहीं ताई, पापा हमेशा से सही थे और जो बात वो मुझे समझाना चाहते थे अब मैं वो समझ गई हूँ। मुझे लगता था कि गरीब लोग बस नफरत के लायक होते हैं, लेकिन अब जब मेरा खुद का सामना गरीबी से हुआ तो मुझे समझ में आया कि असल में गरीबी एक चुनौती है जिसे मैं अपने दम पर पार करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं और मेरी पूरी बस्ती आपके साथ है बीबी जी। हमने आपका नमक खाया है और उसके बदले हमसे जो बन पड़ेगा हम आपके लिए करेंगे। जमुना ताई की बातों से विशाखा को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने नए सिरे से सोचना शुरू किया। अब वो अपने पुराने क्लाइंट्स के पास ना जाकर एक बिल्कुल नए स्टार्टअप के बारे में सोचने लगी। उसने जमुना ताई और उनकी बस्ती के लोगों के साथ मिलकर नमकीन और मीठे स्नैक्स बनाकर बेचने शुरू किए। बढ़िया क्वालिटी के साथ साथ बढ़िया टेस्ट के चलते विशाखा का ये छोटा सा बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। साथ ही साथ कई लोगों को खटकने भी लगा। विशाखा का बिजनेस चौपट करने के इरादे से उसके गोदाम में आग लगा दी गई, जो कि जमुना ताई की बस्ती में ही था। और तब विशाखा को आखिरकार अपने पिता के पास जाना ही पड़ा। वैसे तो मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? डैड, मुझे 10 लाख रुपयों की सख्त जरूरत है। बट सिर्फ 10 लाख में तुम अपना बिजनेस दोबारा कैसे खड़ा करोगी? अच्छे से चेक करो बेटा, तुम्हारी कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है। मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है डैड, क्योंकि ये पैसे मुझे बिजनेस के लिए नहीं बल्कि बस्ती के उन घरों को फिर से बसाने के लिए चाहिए जो मेरी वजह से बर्बाद हो चुके हैं। विशाखा की बात सुनकर उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने फौरन उसे गले से लगाते हुए कहा, बस बेटा, अब तुम्हें कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं। एक बेहतर बिजनेस वुमन तो तुम पहले से थी, पर आज तुम गरीबी से लड़कर एक बेहतर इंसान के रूप में मेरे सामने खड़ी हो, जिसके लिए अमीरी गरीबी सिर्फ शब्द हैं, तराजू के दो पार्ट नहीं। सलोनी एक अमीर घर की लड़की थी। रोहित और उसकी लव मैरिज थी। रोहित की फैमिली ठीक ठाक थी। रोहित के पापा रमेश कुमार एक बार काफी बीमार पड़ गए। उसके बाद से रोहित ने अपने पापा को काम करने के लिए मना कर दिया और छोटा भाई अभी पढ़ाई कर रहा था, इसलिए घर में कमाने वाला रोहित ही था। रोहित, ये क्या? तुमने मुझे सिर्फ 500 रुपए पकड़ाए हैं। तुम्हें पता भी है ब्यूटी पार्लर का खर्चा कितना है? कम से कम भी लगाओ तो 10,000 मुझे चाहिए। सलोनी, 10,000? कैसी बातें कर रही हो? 1,000-2,000 की बात और है, वो भी मैं तुम्हें बड़ी मुश्किल से निकाल कर दूंगा, पर 10,000 रुपए तुम सिर्फ पार्लर में खर्च कर दोगी तो मुझे तो बाकी घर का खर्चा भी देखना है ना। काश मैंने पापा की बात मान ली होती और तुमसे शादी न की होती, तो आज मैं अनमोल के साथ कितनी अच्छी लाइफ बिता रही होती। आखिर तुम्हारे मुंह पर वो बात आ ही गई ना कि अनमोल एक पैसे वाले खानदान का लड़का है। खैर छोड़ो, अब ये सब बातें करके मेरा मन मत दुखाओ। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पापा को दवाई दिलाने लेकर जाना है, मैं अभी जा रहा हूँ। शादी के बाद रोहित और सलोनी के रिश्ते में खटास आने लगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह सलोनी का एक अमीर खानदान की लड़की होना। सलोनी की फरमाइशें बहुत बढ़ती ही जा रही थी, जिन्हें पूरा करना रोहित के हाथ में नहीं था, पर रोहित अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता था कि वो किसी भी तरह सलोनी को खुश रख सके। माँ, सलोनी कहाँ है? बेटा, सलोनी तो बाजार गई हुई है। काफी देर हो गई, एक बार फोन करके देख। हाँ, मैं करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था अगले हफ्ते सलोनी का जन्मदिन आ रहा है, तो क्यों ना हम घर पर एक छोटी सी पार्टी रखें। सलोनी को अच्छा लगेगा। वर्षा दीदी और जीजू को भी बुला लेंगे। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। सलोनी का इस घर में पहला जन्मदिन है। अगर हम उसका जन्मदिन करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। रोहित बेटा, एक काम कर, मेरे जो मित्र हैं उनका केटरिंग का काम है, वो घर में पार्टी की अच्छी व्यवस्था कर देंगे। मैं उन्हें फोन मिला देता हूँ। तभी सलोनी आ जाती है। 1 सेकंड पापा जी, बर्थडे मेरा है तो पार्टी की प्लेस और पार्टी की सारी अरेंजमेंट्स भी मैं ही डिसाइड करूंगी। ये आप जो कैटरिंग और घर में पार्टी का बोल रहे हैं, ये मेरे स्टेटस में नहीं है। मुझे अपने तरीके से अपना जन्मदिन मनाने की आदत है और मैं पहले ही 7 स्टार होटल में बुकिंग करके आ चुकी हूँ
और हाँ, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सारा अरेंजमेंट मेरे पापा देख रहे हैं। उन्होंने मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, मैं उससे बिलिंग करके घर आ रही हूँ। बस आप सब तैयार रहना, मेरे बर्थडे की शाम 7 स्टार होटल में पार्टी है, तो आप सभी थोड़ा अच्छे से बनकर चलिएगा, मेरी इंसल्ट ना हो बस। सलोनी, ये क्या तरीका है? रोहित गुस्से में आने ही वाला था कि तभी उसकी माँ उसे रोक देती है। रोहित बेटा आराम से, कोई बात नहीं, सलोनी का पहला जन्मदिन है, उसे अपने हिसाब से करने दे, हमारा बीच में बोलना ठीक नहीं। अगर वो चाहती है कि हम उसके जन्मदिन पर उसके साथ होटल जाएं, तो हम सब जरूर जाएंगे, आखिर वो इस घर की बहू है। रोहित बेटा, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है, और फिर जन्मदिन मनाने से सलोनी की खुशी देखनी है कि वो किसमें खुश है। अब कहीं भी मनाओ, चाहे घर में या बाहर। माँ, मैं अभी आता हूं। रोहित कमरे में जाता है और सलोनी पर गुस्सा होने लगता है। सलोनी, मैं कोशिश कर तो रहा हूं कि तुम्हें हर तरह से खुश रखूं, पर तुम हो कि बीच में अपने घर वालों को ले आती हो। तुम्हें क्या जरूरत थी 7 स्टार होटल में इतनी बड़ी पार्टी रखने की? तुम मुझे कहती तो मैं तुम्हारे लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में बुकिंग कर देता, पर तुम हमेशा अपनी अमीरी का रौब दिखाती हो। सलोनी, ये सब ठीक नहीं है। अरे ठीक कैसे नहीं है? तुम जानते हो मेरे बर्थडे के लिए मेरे घर में सबको बहुत इंतजार रहता है। मेरी फ्रेंड्स, मेरे फैमिली मेंबर सब मेरा बर्थडे बहुत धूमधाम से मनाते हैं। एक तो मैंने तुम्हारे घर वालों की इज्जत बचाई है, सब मेरे से बर्थडे पार्टी के लिए कह रहे थे। अब मैं यहाँ छोटे से घर में तो किसी को बुला नहीं सकती थी, और तुम्हारे पापा की बात सुनकर तो मुझे वैसे ही हंसी आ रही है। पता नहीं कौन सी कैटरिंग की बात कर रहे हैं। बस अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, और तुम लोगों को मैंने बोल दिया है, मेरे बर्थडे वाले दिन शाम को अच्छे से रेडी हो जाना। इसके बाद मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। सलोनी के व्यवहार से रोहित और उसके माता पिता थोड़े दुखी थे, पर सलोनी अब उनके घर की बहू थी, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा। सलोनी अपनी ननद वर्षा और उसके पति को भी बर्थडे के लिए इनवाइट करती है। सब लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। रोहित, ये क्या, माँ जी ने शॉल ओढ़ रखी है, वो तो ऐसे कपड़े पहनकर आई है जैसे दिसंबर की ठंड हो। तुम्हें पता है गर्मी का मौसम है और ये शॉल ओढ़कर आ गई है। सलोनी, माँ को एसी में बैठने की आदत नहीं है, और यहाँ फुल एसी चल रहा है। माँ ज्यादा देर एसी में नहीं बैठ सकती, पर वो तुम्हारे लिए यहाँ आई है। अब यहाँ तो काफी समय लग जाएगा, और एसी में उनसे बैठा नहीं जाएगा, इसलिए मैंने ही उन्हें बोला था कि वो कोई शॉल रख ले। इसमें हर्जी क्या है? सलोनी बेटा, जरा इधर आना। आई पापा। सलोनी बेटा, केक कट चुका है, अपने ससुराल वालों की पसंद का क्या ऑर्डर करना है वो पूछ लो। हम सब ने तो अपनी पसंद का ऑर्डर कर दिया है। पापा, ये सब तो वही दाल रोटी खाने वाले हैं, इन सब ने 7 स्टार होटल का खाना शायद ही कभी खाया हो। पहले वो देखो ना, वर्षा दीदी के बच्चे ऐसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं जैसे उन्होंने लाइफ में कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही ना हो। सच, कैसे गवार ससुराल वालों को बुला लिया मैंने अपनी बर्थडे की पार्टी में। तभी वर्षा वहां से गुजरते हुए सलोनी की बात सुन लेती है, और वो अपने दोनों बच्चों को समझाकर बैठा देती है। रोहित के मम्मी पापा ज्यादा हैवी खाना नहीं खाते थे, तो उन्होंने दाल और चपाती ही खाई। रोहित का मन थोड़ा खराब था, और वर्षा भी सलोनी की बातें सुन चुकी थी, पर सलोनी के बर्थडे की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुछ देर बाद उसे उसके दोस्त दोबारा डांस के लिए बुलाने लगते हैं। सलोनी, आ ना यार, थोड़ा और डांस करते हैं, तेरा बर्थडे है, कितना मजा आ रहा है यार। यार बहुत थक गई हूँ, इतनी देर तो तुम लोग के साथ डांस किया है। अच्छा ठीक है, चलो। सलोनी जैसे ही दोबारा डांस के लिए उठने लगती है, अचानक चेयर के कोने से उसकी ड्रेस फंस जाती है और पीछे से पूरी फट जाती है। सलोनी एकदम से बैठ जाती है। अब यार, मेरे ना पैर में एकदम दर्द हो गया है, एक काम करो, तुम लोग करो डांस, मैं अभी आती हूँ। सलोनी बेटा, मैं जरा तुम्हारे पापा के साथ रिसेप्शन पर होकर आती हूँ, तुम्हें काम तो नहीं है ना? नो मॉम, मैं ठीक हूँ, आप हो आओ। काफी देर तक सलोनी चेयर से जब नहीं उठी तो रोहित परेशान हो गया। क्या बात है सलोनी, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? मुझसे तो कह सकती हो। रोहित, मेरी ड्रेस पीछे से फट गई है और वो इतनी ज्यादा फटी है कि मैं उठ भी नहीं सकती। अब सबसे मैं क्या कहूँ कि मैं क्यों नहीं खड़ी हो सकती। बहुत देर से सब मुझे बुला रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। रोहित अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है। वो लोग सलोनी के पास जाती हैं। सलोनी बेटा, तुम चिंता मत करो,
ये लो, तुम मेरी शॉल ओढ़ लो, तुम आराम से खड़ी हो सकती हो। रुको, मेरे पास ये केशवी का रबर बैंड है, मैं इस शॉल को थोड़ा स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। आजकल रील में आता है ना अलग अलग तरीके से शॉल को पहनना, मैं उसी स्कार्फ के स्टाइल में तुम्हें पहना देती हूँ। वर्षा सलोनी को स्कार्फ की तरह शॉल पहना देती है। सब लोग सलोनी को इस नए लुक में देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। किसी को ये पता नहीं था कि सलोनी ने आखिर इस स्कार्फ की तरह शॉल क्यों पहना है। अरे वाह सलोनी, ये शॉल का स्टाइल तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वो मुझे थोड़ी ठंड लग रही थी, इसलिए माँ जी ने अपना शॉल मुझे दे दिया और वर्षा दीदी ने इसे स्टाइल में पहना दिया। बहुत केयरिंग है मेरे ससुराल वाले, मेरी बहुत केयर करते हैं। आई एम वेरी लकी कि मुझे इतनी अच्छी ससुराल मिली है। थैंक यू माँ जी, थैंक यू दीदी। सलोनी समझ चुकी थी कि वो घमंड में आकर अपने कितने अच्छे ससुराल वालों का मन दुखा रही थी। सलोनी अपने व्यवहार को बदलती है और उस दिन से वो अपने ससुराल वालों को बेहद प्यार और सम्मान देने लगती है। Thanks for watching.